हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर का नाम बताने से पहले हम इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे जीवन के लिए यानी हमें जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यानी कि जिस चीज़ के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं वो चीज़ क्या है। तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। जी हाँ, ये सही आंसर है। तो ऑक्सीजन, अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, हमें ऑक्सीजन प्रकृति से प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे हमें तो ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है, तो ये प्रकृति क्या है। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, या आप और हम हो गए यानी मनुष्य हो गए, वो सारे क्या है, वो प्राकृतिक संसाधन है यानी प्राकृतिक है। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है प्लांट से। तो ये तो बात है कि ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। अब यदि मैं ये पूछूं कि ऑक्सीजन के अलावा और ऐसी चीज क्या है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। जैसे कि आप कहेंगे भोजन, तो मैं कहूँगी भोजन के बिना हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ दिनों तक या फिर आपको कुछ हफ्तों तक भी, एक हफ्ते या एक हफ्ते से ज़्यादा भी आपको भोजन ना मिले, तो आप लोग जीवित रह सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी कि हमें क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वैसे ही ऑक्सीजन के बाद आपने अगर भोजन कहा, तो भोजन के बिना हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं। परंतु इसमें एक ऐसी भी चीज़ है जिसके बिना कि हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। अब वो चीज़ क्या है, आप सोचिए। जब आप सोचेंगे तो आप पहले अपनी दिनचर्या के बारे में सोचेंगे कि आप क्या करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन आपने ली, उसके बाद आप भोजन भी लेते हैं। भोजन के साथ साथ आप एक ऐसा पदार्थ भी लेते हैं जिसके बिना कि आपका दिन नहीं निकलता है और जो आपकी सारी जो प्रोसेस होती है उसमें इन्वॉल्व रहता है। अब वो चीज़ क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो चीज़ क्या है। वो है वाटर यानी कि पानी। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है जल यानी कि पानी, या वाटर आप जिसे कहते हैं। आज हम वाटर के बारे में ही चर्चा करेंगे कि जो पानी होता है वो हमारे लिए कैसे बेनिफिट होता है, यानी कैसे उपयोगी होता है, कैसे हम पानी की ज़रूरतों को, हम अपनी ज़रूरतों के लिए पानी को यूज़ करते हैं, और कैसे हम पानी का जो ज़्यादा यूज़ है उससे खर्च करने से बच सकते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड पानी है, और अगर ये पानी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे जीवन पे इसका सीधा असर पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है जल यानी कि वाटर। जल, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। अब आप पूछेंगे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है। यानी जब हमने ऑक्सीजन की बात की थी तो हमने कहा था ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है। अब अगर जल की हम बात कर रहे हैं तो जल हमें कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। सबसे पहले आपने देखा कि जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है और सभी सजीवों को जीवित रखने के लिए ये आवश्यक है। यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों की ही बात नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ साथ जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव हैं। अब आपने सजीवों में बहुत सारे पढ़े होंगे, उसमें बहुत सारे कीटाणु से लेके बहुत बड़े हाथी तक शामिल होते हैं, जिसके लिए कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने यही पढ़ा कि जो ये सारे सजीव होते हैं उसके लिए पानी क्या है, आवश्यक है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब आप देखेंगे, जब आप अपनी डेली लाइफ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पानी के बिना आपका कोई भी काम नहीं होता है। चाहे वो आपकी कुकिंग हो, चाहे आपकी बॉडी के अंदर आपका डाइजेशन हो, या फिर एक्सक्रीशन हो, या फिर आपकी साफ सफाई हो, सब में क्या होता है, सब में पानी की ही आवश्यकता होती है। तो ये क्या है कि हमारे जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं वो पानी के बिना पूरे नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो जानवर होते हैं, जानवर हो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसे अपनी नियमित चयापचय गतिविधियों को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब आपके पास एक वर्ड आया, चयापचय। चयापचय क्या होती है, जितनी भी आपके शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी प्रोसेस आपके अंदर हो रही हैं, उन सारी प्रोसेस के लिए क्या होता है, पानी इंपॉर्टेंट होता है। और उन्हीं क्रियाओं को हम चयापचय क्रियाएं कहते हैं, जिन्हें कि आप मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। उसमें आपका सारा आता है, आपका पाचन भी आता है, आपका उत्सर्जन भी आता है। तो यानी सारी ही चीज़ों में क्या है, पानी इंपॉर्टेंट है।
जब आप सांस लेते हैं या आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन भी किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, आपके पाचन में इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही जो वाटर है वो क्या है, पाचन में होगा। अब पाचन में जाने से पहले हम उससे पहले आएंगे तो आप अपनी किचन की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका किचन का कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो बिना पानी का हो। और वैसे ही और भी सारी चीजें होती हैं जिसके लिए आप पानी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जो एक व्यक्ति होता है वो एक दिन में 600 से 700 लीटर पानी का यूज करता है। यानी कि ये क्या अमाउंट बता रहा है, 600 से 700 लीटर एक इंसान का बता रहा है कि एक जो व्यक्ति होता है वो 600 से 700 लीटर तक पानी को क्या करता है, यूज करता है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा सबसे पहले अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, इंडिया से पहले आप अपने स्टेट की यानी उत्तराखंड की बात करते हैं। पहले तो आप ये देखेंगे कि आपके जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पे कितने सारे लोग रहते हैं। फिर आप अपने उत्तराखंड की बात करेंगे कि उत्तराखंड में कितने सारे लोग रहते हैं। उसके बाद आपने अपनी कंट्री की बात की, इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं। वैसे ही क्या है, पूरा जो संसार है, पूरे संसार यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है उसमें कितने सारे लोग रहते होंगे। और पर जो इंसान है वो कितना पानी यूज कर रहा है, 600 से 700 लीटर पानी यूज कर रहा है। तो क्या होता है ये हम सभी भोजन के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वहीं पानी है तो पानी की जो आवश्यकता होती है हमें हर दिन होती है, यानी हम एक दिन भी पानी के बिना नहीं रह सकते। और जब बात भोजन की आती है तो भोजन के बिना हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं। यानी कि आपने जाना सबसे जो इम्पोर्टेंट जीवित रहने के लिए जो सबसे पहला जो तत्व होगा वो होगा ऑक्सीजन, और जो सेकंड होगा वो होगा वाटर। जो फूड आएगा यानी भोजन आएगा वो थर्ड में आएगा। तो ये आपने वाटर का जनरल इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमारे पास आते हैं जल के स्रोत यानी सोर्स ऑफ वाटर। और स्रोत क्या होते हैं, जहाँ से हमें पानी मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो ऑक्सीजन का जो स्रोत है या सोर्स है वो क्या है, वो प्लांट्स है। तो वैसे ही जब हम पानी के बारे में बात करते हैं तो हम कहेंगे कि पानी के क्या स्रोत हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जल की क्या है, विभिन्न स्रोत हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 97% पानी होता है। जब आपने देखा हो, ग्लोब देखा होगा, तो आपको वहाँ पे आधे से ज्यादा आपको ब्लू वाला पोर्शन दिखाई देता है। तो वो ब्लू वाला पोर्शन क्या होता है, वो पानी को इंडिकेट करता है। यानी 97% तक पानी कहाँ पे होता है, हमारी। तो उसमें आप आगे जानेंगे कि ये जो सारा पानी है ये पीने लायक पानी नहीं होता है, यानी पीने लायक जो पानी होता है वो बहुत कम होता है इसमें से। तो अब हम देखेंगे कि जो पानी के स्रोत की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पानी का स्रोत होता है, पानी का स्रोत क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप सोचेंगे और आप मुझे अपना आंसर भी बताएंगे कि जो पानी का स्रोत है वो क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो पानी का जो मेन स्रोत है, जब आपने स्रोत के यानी सोर्स के बारे में चर्चा की तो आपके माइंड में सबसे पहला क्या आया, आपके मन में सबसे पहले आया होगा बारिश। यानी बारिश से क्या है, बारिश सबसे बड़ा स्रोत है पानी का। बारिश से ही हमें पानी मिलता है। तो उसके बाद आपके माइंड में अब एक और क्वेश्चन आया होगा कि जो बारिश का पानी आता है वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है, इसके बारे में हम पुनः चर्चा करेंगे। तो अभी हम क्या देखेंगे कि जो जल के स्रोत हैं वो क्या है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आया, बारिश का पानी। यानी कि जो बारिश का पानी होता है वो एक सबसे बड़ा स्रोत है। उसके बाद आपने देखा भूगर्भ, इसमें क्या थे, कुएं आएंगे, झरने और जल निकाय शामिल होंगे। यानी कि जितने भी आप कुएं देखते हैं या झरने देखते हैं, जितनी भी जो वाटर बॉडीज होती हैं जो कि कहाँ होती हैं, जो कि हमारी धरती में होती है, जो भी वाटर बॉडीज, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे रिवर हो गया, लेक हो गया, ये सारे क्या है, स्ट्रीम हो गई, वेल हो गए, ये सारे क्या है, ये है स्रोत यानी पानी के स्रोत। भूगर्भ जल और सतही जल, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे समुद्र आ गए, महासागर आ गए, नदियां, तालाब और झीलें आ गई। तो सबसे मेनली आपको दो चीजें याद रखनी है जो कि पानी के स्रोत हैं। सबसे पहला होता है जो वर्षा का जल होता है, और जो सेकंड होता है वो होता है भूगर्भ जल यानी अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम कहते हैं। तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो पृथ्वी के सबसे नीचे की सतह पे प्रेजेंट होता है, और वो क्या होता है, सबसे शुद्ध जल होता है। तो आपने दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे बने कि जो पानी के स्रोत हैं वो कौन है। सबसे पहला बारिश का पानी आएगा और दूसरा क्या आएगा, भूगर्भ जल यानी कि जो पृथ्वी के निचली सतह पे प्रेजेंट होता है।
सेकेंड आपके पास क्वेश्चन आएगी कि जो सबसे शुद्ध जल होता है वो कहाँ होता है, वो भूगर्भ में जो जल होता है जो पृथ्वी की सतह में होता है वो सबसे शुद्ध होता है। क्योंकि वो क्या होता है कि पानी जो मिट्टी होती है, बहुत सारी मिट्टी की सतह होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो सॉइल प्रोफाइल की जब आपने पढ़ाई की होगी तो आपने देखा होगा अलग अलग लेयर होती है मिट्टी की। तो जैसे वर्षा का जब पानी आता है तो उन लेयर से छन छन के आता है और जो भूगर्भीय सतह होती है वहां पे प्योर वाटर प्रेजेंट होता है। ये अपने बात के जल के स्रोत के बारे में। अब क्या करेंगे, आपके जल के स्रोत लिखेंगे और जो जो स्रोत आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे आप लिखेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम भी है जहाँ पे आपको अलग अलग स्रोत जैसे रेन दिखाई गई है, वेल यानी कुआं आपको दिखाई गया है, स्ट्रीम दिखाई गई है, रिवर यहाँ पे दिखाई गई है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के स्रोत को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो ये आपके पास आए जल के स्रोत। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है जल की अवस्थाएं। यानी जल की अवस्थाएं क्या होती हैं, यानी कि जल कितने फेजेस में रह सकता है या कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे आपने पानी पिया तो वो पानी कैसा था, लिक्विड था। फिर आपने क्या किया कि जैसे कुछ कोल्ड ड्रिंक आपने पी तो कोल्ड ड्रिंक में आपने क्या किया, आइस का जो एक टुकड़ा उसमें डाल दिया। तो वो जो आइस थी वो क्या थी, वो भी जल की एक अवस्था थी। वो भी जो आइस का टुकड़ा है वो भी जल है, पर वो क्या है, वो उस लिक्विड फॉर्म से अलग है, यानी वो जल की दूसरी अवस्था है। सेम वैसे ही आपने क्या किया, जब आपने पानी को गर्म किया, पानी को उबालने रखा तो आपने उसमें कुछ भाप निकलती हुई देखी होगी, स्टीम आपने देखी होगी। तो वो भी क्या है, वो भी जल की एक अवस्था है। तो वैसे ही हम क्या देखते हैं कि जो जल की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्था हमारे पास आती हैं। यानी कि वाटर की कितनी फेजेस आपके पास आए, 3 फेजेस आपके पास आए। सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले में आपने देखा ठोस, द्रव और गैस। अब जो ठोस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉलिड भी कहते हैं। यानी कि जो सॉलिड होगा तो सबसे पहला होगा सॉलिड। जो द्रव्य होगा वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है। यानी कि लिक्विड क्या है, द्रव है। और जो गैस होती है, गैस किसकी फॉर्म में होगी, गैस भाप की फॉर्म में होती है। तो अब हम एक एक करके इन फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में आप क्या पढ़ेंगे, आपने देखा कि दैनिक जीवन में हम जिस जल का उपयोग करते हैं वो द्रव अवस्था है। यानी कि जो भी आप पानी पीते हैं, आपको यहाँ पे ग्लास दिख रहा होगा डायग्राम में, और ग्लास में क्या है, पानी भरा हुआ है। तो जो भी आप पानी पीते हैं और जो भी आप अपनी कुकिंग में यूज करते हैं या फिर जो भी आप अपनी साफ सफाई में यूज करते हैं, इन शॉर्ट जो आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में जिस भी पानी का यूज करते हैं वो क्या है, द्रव अवस्था है। और द्रव अवस्था को हमने क्या कहा था, लिक्विड फेज कहते हैं। आप जो लिक्विड यानी तरल कहते हैं, आप कहते हैं ना कि लिक्विड या ड्राई आप यूज करते हो, तो लिक्विड किसके लिए यूज करते हैं, तरल के लिए। तरल यानी यहाँ पे जो पानी है उसको हम तरल कहेंगे, जिसे आप पानी कहते हैं वो क्या है, तरल अवस्था है, जिसे हमने क्या कहा, द्रव अवस्था कहा। तो ये द्रव अवस्था का कौन सा डायग्राम है, ये जो ग्लास में पानी का जो ग्लास में जो पानी है वो क्या है, द्रव अवस्था है पानी की। नेक्स्ट आपके पास है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या है, अब आप पढ़ेंगे। हमने सीखा है कि गर्म करने पर पानी भाप बनकर वाष्प बन जाता है, वाष्प बन जाता है। तो जब आपने पानी गर्म किया, जब भी आप चाय बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म करते जब पानी खौलने लगता है तो उससे कुछ भाप निकलने लगती है। तो भाप क्या है, वो जल की एक अवस्था है। और जल की कौन सी अवस्था है, जल की गैसीय अवस्था है। तो जल वाष्प ही क्या है, पानी की गैसीय अवस्था है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये गैस है। ये जो आपको दिखाई गई है गैस के बबल्स दिखाए गए हैं। और जो नेक्स्ट आपके पास फॉर्म आती है वो कौन सी आएगी, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में आप पढ़ेंगे पानी ठंडा होने पर बर्फ में बदल जाता है। बर्फ पानी का ठोस रूप है। तो जैसे आपने फ्रिज देखे, आपने क्या किया कि जो कुछ भी बर्तन में आपने पानी रख दिया, अब पानी को आपने फ्रिज के अंदर डाल दिया। आप कुछ घंटों बाद देखेंगे कि वो पानी जो था वो क्या सॉलिड बन गया है, जिसे आपने क्या कहा, जिसे आपने बर्फ कहा। तो ये क्या था, वो पानी ही था जो कि बर्फ में परिवर्तित हुआ। तो आप अगर तीनों की तुलना करें, जैसे कि आप पानी की तुलना की, आपने भाप की तुलना की और आपने बर्फ की तुलना की, तो ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही पानी है। और पानी है तो इनकी अलग अलग क्या है, अवस्थाएं हैं। यानी कि एक तो गैस है जो बहुत हल्का हो रहा है, फिर लिक्विड है जो गैस से बहुत भारी है, फिर आपने बर्फ की जब बात की तो बर्फ और भी ज्यादा भारी है। यानी कि ये क्या है, मूल रूप से ये तीनों ही क्या है, मूल रूप से ये तीनों पानी होते हैं।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस बबल्स हैं ये पानी है? क्या आप जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस बबल्स हैं या फिर जो ये आइस है ये पानी है? तो आइस का तो सिंपल से हम क्या करेंगे कि आइस को हम फ्रिज से बाहर निकाल देंगे और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि ये जो बर्फ था ये पानी में कन्वर्ट हो गया, यानी बर्फ से पिघल के पानी बन गया। अब हम देखेंगे कि जो ये भाप है, गैस है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पानी है? तो आप क्या करते हैं, जब कभी भी आपने पानी को बॉईल किया, जैसे अपने चाय बनाई, चाय बनाने के लिए आपने पानी का बर्तन लिया और उसे बॉईल किया, उसके ऊपर से आपने ढक्कन रख दिया। अब आप जब ढक्कन को निकालते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उस ढक्कन में पानी की कुछ बूंदें होती हैं। और वो बूंदें कहाँ से आती हैं? वो बूंदें तब आती हैं जब ये जो भाप होती है, जो वाष्प होती है, वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने पे क्या होती है? पानी की बूंदें बनने लगती हैं। अब आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो जल की अवस्थाएं होती हैं वो किस पे निर्भर करती हैं। तो आप जानते हैं, हमने ये तो देख लिया कि बर्फ से पानी कैसे बना, पानी से बर्फ कैसे बना, या पानी से भाप कैसे बनी, या भाप से पानी कैसे बना। अब आपका ये कि जो पानी की जो अवस्थाएं होती हैं, तीनों अवस्थाएं, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो करती हैं तापमान पे। पानी की जो अवस्थाएं होती है वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो तापमान पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर है तो ये क्या है? लिक्विड है, पानी है। सामान्य जैसे आपने एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अपने घरों में आपने पानी रख दिया था, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या था? लिक्विड था। अब आपने क्या किया कि टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया। कैसे कम किया? आपने फ्रिज के अंदर इस पानी को रख दिया। टेम्परेचर क्या हुआ? नेगेटिव को हम किससे डिनोट कर, नेगेटिव को हम क्या मानते हैं? कम। आपने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया। जब टेम्परेचर बहुत कम किया तो ये जो पानी था ये किस में परिवर्तित हो गया? ये जल में परिवर्तित हो गया। और कैसे परिवर्तित हुआ? अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है, पानी के जो अणु हैं, बहुत सारे पानी के अणु हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे कि जो वाटर है वो किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलके क्या बना है? वाटर बना है। तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स पूरे जो ग्लास में पूरे मॉलिक्यूल है और बहुत फ्री हैं, यानी कि लूज हैं एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र हैं और इधर उधर गति कर रहे हैं। जब ये गति कर रहे हैं तो क्या क्या कि इनके बीच गति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में एक ऊर्जा होती है। जब यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ तो इस ऊर्जा को निकाल दिया गया था, और जब ऊर्जा को निकाल दिया गया तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल, बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे, एक H2O ये है, एक H2O ये है, इसी प्रकार से बहुत सारे H2O यहाँ पे तैर रहे होंगे। जब यहाँ से ऊर्जा निकाल दी गई तो क्या हुआ? ये एक H2O दूसरे H2O से चिपक गया और ऐसे ही सारे आपस में चिपक गए। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे बर्फ बन गई, यानी सॉलिड फॉर्म बन गई। सॉलिड फॉर्म बन के क्या हुआ? बर्फ का फॉर्मेशन हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस बर्फ से फिर अगर पानी बनाना है या लिक्विड बनाना है तो क्या होगा? इसे कुछ गतिज ऊर्जा चाहिए होगी। तो क्या करेंगे? फ्रिज से इसे बाहर निकाल देंगे। जो आसपास की जो हमारे रूम जो होता है, रूम में भी क्या होती है? एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है, टेम्परेचर होता है। तो वो टेम्परेचर आके क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा। टेम्परेचर यहाँ आया और इसने क्या किया? इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये आने लगा। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में आने लगा तो एक दूसरे से अलग होने लगे और फिर से फ्री मूव करने लगे। ऐसे करके क्या हुआ? पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बना। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ? गैस में हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया था? कम कहते हैं, नेगेटिव था, तो यहाँ पे क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। यानी आपने पानी को एक्स्ट्रा तापमान दे दिया, एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे दिया। कैसे? जब भी आप पानी को गर्म करते हैं तो आप स्टोव में गर्म करते हैं, आप गैस में गर्म करते हैं, या आप चूल्हे में गर्म करेंगे। क्या हो रही है? उसे एनर्जी मिल रही है। आपने जिस भी माध्यम से उसे गर्म किया वो माध्यम क्या दे रहा है? वो माध्यम उसे टेम्परेचर यानी तापमान दे रहा है। अब जब तापमान दिया तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। अब यदि आप क्या होते हैं, अगर आपको भूख लगी है तो, और आप काफ़ी टाइम से आपने खाना नहीं खाया, बहुत घंटे हो गए, और आपको कहा जाए कि आपको काम करना है या आपको दौड़ना है 1 किलोमीटर, तो क्या होगा? आप दौड़ पाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास तो एनर्जी है ही नहीं। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी भोजन से, यानी फूड से आपको मिलेगी। जैसे ही आपको फूड दिया गया आप में एकदम से एनर्जी आ जाएगी और आप एकदम भागने के लिए तैयार हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल थे नॉर्मल थे, इनके पास टेम्परेचर था पर थोड़ा सा था। फिर क्या हुआ? इसे और टेम्परेचर दिया गया, और टेम्परेचर से क्या हुआ? इन्हें और एनर्जी मिल गई। जब और एनर्जी मिली तो इनके बीच और ज़्यादा गति होने लगी। यानी पहले तो ये नॉर्मली यहाँ से मूव, ऐसे में मूव कर रहे होंगे, कुछ ऐसे में मूव कर रहे होंगे।
अब क्या हुआ, जब इन्हें बहुत ज़्यादा तापमान, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिला तो बहुत तेजी से क्या करने लग गए, मूव करने लग गए। और इतनी तेजी से मूव करने लग गए कि ये क्या हो गया, भाप में परिवर्तित हो गए, यानी वाष्प में परिवर्तित हो गए। तो जो आप वाष्प देखते हैं वो क्या है, उसके अंदर क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसमें जल के अणु प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, आपने देखा, फिर क्या हुआ, भाप से अगर हमें वो बनानी है, पानी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे या कम कर देंगे। जैसे ही क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, इनके बीच की जो गतिज ऊर्जा थी वो भी कम हुई, और फिर क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल नॉर्मल इसी फॉर्म में वापस आ गए। तो ये आपने देखा कि जो जल की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, किस प्रकार से जो जल होते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। ये जो तीनों की जो डेफिनेशन है तीनों अवस्थाओं की, आप अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे। चलिए, ये तो पढ़ा आपने जल की अवस्थाओं के बारे में, जिसमें आपने देखा कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आती है वो आता है जल चक्र। अब जल चक्र क्या होता है, जैसे मैंने आपको अवस्थाओं के बारे में बताया कि जो जल चक्र है ये उसी से रिलेटेड है। अब हमने कहा था कि जो पानी का जो स्रोत है उसमें से एक वर्षा का पानी भी आता है। फिर उसमें एक क्वेश्चन आया था कि वर्षा का पानी आता है लेकिन कहाँ से आता है, यानी जब भी बारिश होती है तो वो पानी कहाँ से आता है। तो फिर जल चक्र के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे पानी कभी हिलना बंद नहीं होता है, यानी कि पानी में क्या होती है, मूवमेंट होती रहती है। जो मैंने आपको बताया था, पानी में क्या होती है, गति होती रहती है। कैसे होती है गति, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल होते हैं। यानी आपने जब इससे पहले देखा, आपने देखा ये जो मॉलिक्यूल है इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो ये हिलते रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं। कोई इसकी गति कोई इधर हो रही है, कोई इधर हो रही है, कोई ऊपर तो कोई नीचे। यानी जो हमें पानी दिखता है, जैसे आपने ग्लास में पानी रखा तो आपको दिखता है कि वो पानी क्या है, शांत है, स्टेबल है, बट ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर गति होती रहती है जो हमें नहीं दिखती है। तो यदि आपको पानी की अगर गति देखनी तो आप क्या करेंगे, एक पानी के ग्लास में इंक की ड्रॉप डाल देंगे, तो आप देखेंगे वो जो ड्रॉप होती है वो एकदम से घुलने लगती है। पहले वो नीचे जाएगी, फिर नीचे से ऊपर आती है, और ऐसे करके पूरे ग्लास में घुल जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो पानी की वो जो इंक की जो ड्रॉप है वो ऐसा कैसे होता है कि पहले वो नीचे आएगी, फिर ऐसे में घुलेगी, और पूरे ग्लास में क्या होती है, घुल जाती है, और बराबर घुलती है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे इंक डाली तो यहाँ पे ब्लू हो गया और बाकी का जो पानी है वो एकदम साफ रह गया, ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं जो इंक होती है वो पूरे ग्लास में इक्वल यानी समान रूप से घुल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे गति हो रही है, तो वो इंक की जो मॉलिक्यूल होंगे उसे लेके कभी यहाँ तो कभी यहाँ जाएंगे, और ऐसे ही क्या होगा, इंक के जो मॉलिक्यूल होंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ गति करते रहेंगे। उसी गति के कारण क्या हुआ, पूरा जो ग्लास था, पूरा ग्लास क्या हो गया, ब्लू हो गया इंक के कारण। तो ये यही बता रहा है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, कभी गति करना बंद नहीं करते हैं। जल चक्र मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से जल की सतत गति की प्रक्रिया का वर्णन करता है, और उसे आमतौर पर 4 अलग अलग चरणों में जाना जाता है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो जल चक्र होता है, जल चक्र क्या होता है कि जो पृथ्वी की जो सतह होती है, पृथ्वी की सतह से, और जो हमारा वायुमंडल होता है, तो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल गति करते रहते हैं, एक गति होती रहती है उसमें से। और वो गति कैसे होती है, एक साइक्लिक होती है, जैसे आपने देखा होगा साइकिल का पहिया, वैसे ही वो गति क्या होती है, वो गति सतत गति से वो होती रहती है, जिसे हमने क्या कहा, जल चक्र कहा। यानी जल चक्र में क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी गति होती है, और कैसी गति होती है, साइक्लिक गति होती है। कहाँ होती है, हमारी पृथ्वी की जो सतह होती है और हमारा जो वायुमंडल होता है उसके बीच वो गति होती रहती है। तो इसमें इसने कहा कि इसमें कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, 4 चरण होते हैं, यानी 4 स्टेप होते हैं। और ये जो साइकिल होती है इसे कौन नियंत्रित करता है, ये जो होती है ये सूर्य के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसे हमने क्या कहा,
जल चक्र का। तो जल चक्र क्या होता है? जल चक्र होता है कि पानी के अणुओं की जो साइक्लिक गति होती है, किसके बीच? पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच जो साइक्लिक गति होती है उसे हमने जल चक्र कहा। और जल चक्र की जो प्रक्रिया होती है उसमें 4 चरण होते हैं, और इन चरणों को या फिर इस जो साइकिल होती है, इस साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? इसे सूर्य कंट्रोल करता है, यानी सन कंट्रोल करता है या फिर इसे ऑपरेट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइकिल के अलग अलग जो स्टेप होते हैं एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आया वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है? इस अवस्था में सूर्य की गर्मी महासागरों और अन्य जल शरीर यानी जो वाटर बॉडी होती है के पानी को गर्म करती हैं और पानी को वाष्प के रूप में वाष्पित करती हैं, जो ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करते हैं। तो इसमें ये क्या बता रहा है? जो फर्स्ट जो स्टेप होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कि जब जो जल होता है वो वाष्प यानी गैस के रूप में ऊपर उठ जाता है, यानी गैस के रूप में कहाँ जाएगा? ये वायुमंडल में चला जाता है। तो ऐसे कैसे होता है? जैसे कि आपने डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये क्या है? ये ग्राउंड वाटर है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि जो भूगर्भ जल होता है, जो पृथ्वी की सबसे निचली सतह पे होता है, ये ग्राउंड वाटर है। ये सरफेस वाटर है। ये क्या होता है? ये या तो नदी हो सकती है या महासागर हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? जो जल है वो वाष्प के रूप में कहाँ जा रहा है? हमारे वायुमंडल में जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास एक पेड़ का डायग्राम आया। पेड़ से क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन। अब देखिए, अगर वाटर बॉडी से जो पानी होता है वो गैसेस की फॉर्म में निकलता है तो उससे हमने कहा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। और अगर प्लांट से निकलता है तो उसे हमने कहा ट्रांसपीरेशन कहा। तो प्लांट से जब हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि जो प्लांट की जो लीफ में कुछ स्टोमेटा होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वहां से क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो गैस के फॉर्म में निकल जाता है। इस प्रोसेस को हमने ट्रांसपीरेशन कहा। और इवेपोरेशन हमने क्या कहा? जब पानी की जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा इंक्रीज होती है, तब क्या होता है? जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो गैसेस फॉर्म में ऊपर की ओर निकलने लगते हैं। तो इसे हमने क्या कहा? इवेपोरेशन कहा। इवेपोरेशन का एग्जाम्पल क्या होता है? जब आपने पानी को बॉईल किया था, जैसे जब आप चाय बना रहे थे और आपने पानी को बॉईल किया था, तो आपने देखा था कि उसमें कुछ आपको भाप दिखाई दे रही है। तो वो भाप क्या थी? वो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो गैसेस फॉर्म में निकल रहे थे। इस प्रोसेस को हमने कहा इवेपोरेशन। तो आपके पास 2 टर्म्स आएंगी, पहला आएगा इवेपोरेशन और दूसरा आएगा ट्रांसपिरेशन। दोनों डिफरेंट हैं बट प्रोसेस सेम है। प्रोसेस सेम कैसे है? इसमें क्या है? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये पहली जो हमारे पास जो पहला जो स्टेप आया वो वाष्पीकरण आया, यानी कि जो गैस जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो गैस की फॉर्म में निकल रहे थे। पहला जो चरण है हो गया कंप्लीट। अब हमने कहा था कि जो वाटर साइकिल होती है, जो जल चक्र होता है, वो उसे कौन मेंटेन करता है? उसे सूर्य करता है। तो सूर्य कैसे करता है? आपने देखा यहाँ पे क्या रही है? सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। सूर्य की किरणों से ही क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है और ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? मैंने आपको जैसे पिछली स्लाइड में बताया था, तो मैंने क्या कहा था? तो उसे तापमान की जरूरत होती होगी या उसे एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमें यहाँ पे तापमान बढ़ाना पड़ेगा। सेम वही जो तापमान बढ़ाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? सन यानी सूर्य कर रहा है। तो सूर्य की किरणों से क्या हो रही है? सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं, जो कि यहाँ पे पानी की वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। H2O मॉलिक्यूल्स में जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ी तो उनका तापमान बढ़ने लगा, यानी कि तापमान जब बढ़ा तो वहाँ पे एनर्जी भी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो फिर उनकी जो गति थी, गति भी बढ़ गई। और ऐसे करते क्या हुआ? ये जो लिक्विड फॉर्म थी वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सेम यहाँ पे भी ट्रांसपिरेशन में भी ऐसा ही हुआ था। तो फर्स्ट जो देखा आपने, जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था? वाष्पीकरण। सेकेंड हमारे पास जो आता है वो है संघनन। यानी वाष्पीकरण में आपने कितनी प्रक्रिया पढ़ी थी? वाष्पीकरण में एक तो इवेपोरेशन हो रहा था जिसे हमने वाष्पीकरण कहा था, और एक हो रहा था ट्रांसपिरेशन जिसे हमने वाष्पोत्सर्जन कहा था। अब जो वाष्पोत्सर्जन या फिर जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कहाँ पे होता है? वो प्लांट्स में होता है। और जो इवेपोरेशन होता है वो वाटर बॉडीज में होता है। वाटर बॉडीज क्या होती हैं? जैसे कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जो आपने समुद्र देखे, कुआं देखा या महासागर देखे, ये सारा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है संघनन। अब संघनन में क्या होता है कि जो जल वाष्प होती है, यहाँ पे क्या हुई? पानी गैसेस फॉर्म में आई, कहाँ गई? वायुमंडल में चली गई।
जब वायुमंडल में गई तो वहां पे क्या हुआ, फिर टेम्परेचर कम हो गया, यानी तापमान कम हो गया। तापमान कम हुआ तो क्या हुआ, उनकी गतिज ऊर्जा भी कम हो गई। अब गतिज ऊर्जा कम हुई तो क्या हुआ कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये जमने शुरू हो गए। अब वहां पे इतना कम टेम्परेचर तो नहीं था कि वहां पे क्या हुआ, वहां पे बर्फ बन गई, बट वहां पे किसका फॉर्मेशन हुआ, वहां पे बादलों का फॉर्मेशन हुआ। यानी यहाँ पे क्या बने, बादल बने। कैसे बने, यहाँ से कभी जो पानी था वो वाष्प के रूप में ऊपर गया, वहां पे टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जो मैंने आपको H2O बताया था, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके पानी बनाते हैं। तो क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं तो क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। अब बादल को आप देख सकते हैं, जैसे वाष्प को आप जैसे अगर आपने घर में पानी बॉईल किया, उसे आप देख सकते हैं। और जैसे समुद्रों से जो इवेपोरेट हो रहा है पानी, या फिर यहाँ से जो ट्रांसपीरेट हो रहा है जो पानी, आप उसे नहीं देख सकते हो, और बादल को आप देख सकते हो। तो सेकंड स्टेप में संघनन में हमने क्या देखा, जल वाष्प जमना शुरू हो गई थी, और जल वाष्प ने किसका फॉर्मेशन किया, बादलों का फॉर्मेशन किया। तो आपने वाटर साइकिल के कितने स्टेप देखे, आपने वाटर साइकिल के 2 स्टेप देखे। तो इससे आगे के जो स्टेप है हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।